अनिला जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी टर्म का दावा कर रहे हैं कि हम तीसरी टर्म में आएंगे, तो ये आपका कॉन्फिडेंस कहूं या ओवर कॉन्फिडेंस कहूं? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार पर जनता को अविश्वास पैदा हो गया है, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं। और बिल्कुल तीसरी बार आएंगे और क्लियर मेजॉरिटी के साथ आएंगे। जिस प्रकार का विश्वास इस भारत देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिखाया है 2 बार, उसी प्रकार से तीसरी बार भी बेहद मजबूती के साथ वो विश्वास हमको मिलेगा। ये हम आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से नहीं कह रहे, क्योंकि जिस तरीके से काम किया है पिछले 9 सालों में और अगले साल जब चुनाव में जाएंगे तो 10 सालों में, ये कॉन्फिडेंस वहां से आता है। ओवर कॉन्फिडेंट वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सब इकट्ठा हो जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी को हरा पाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी को अगर हरा पाते तो अकेले अकेले ही 2-2 हाथ कर लेते। कांग्रेस पार्टी तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ओल्डेस्ट पार्टी है, जबकि मैं आज की कांग्रेस पार्टी को तो 1969 वाली कांग्रेस पार्टी मानती हूं, जब इंदिरा गांधी जी ने इसका पूरा निर्माण किया था कांग्रेस पार्टी को तोड़कर। जब ये लोग कहते हैं हमने स्वतंत्रता संग्राम में, हमारी पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करी, भारतीय जनता पार्टी कहां थी? जी बिल्कुल भी नहीं थे, हम तो तब तक पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, पर जिन लोगों ने आपकी पार्टी से पार्टिसिपेट किया था अब वो भी नहीं है, क्योंकि इंदिरा जी ने अपनी पार्टी खुद बना ली थी। दूसरी बात यहां पर यह है कि 10 साल में, 9 साल में, क्योंकि अभी मैं 9 साल ही बोलूंगी, अगर हम अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी आप अपने देश की देखेंगे इन कंपैरेटिव एनालिसिस पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, तो कल का ही बयान आईएमएफ का है कि जो 24 है, ईयर 24 है, उसमें 5.9% ग्रोथ रेट बताया है, 25 में 6.1% 6.1 या 6.3% ग्रोथ रेट बताया है। और क्लियर शब्दों में उन्होंने कहा है विश्व में इस प्रकार की ट्रेजेक्टरी किसी और देश में नहीं देखने को मिल रही है। तो अब ये तो आईएमएफ कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, आईएमएफ भारत की तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, आईएमएफ भारतीय जनता पार्टी की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और जहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का सवाल उठता है, हम ये आप भी जानते हैं, आपके चैनल पे भी खूब दिखाया है, 27 बार आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 1 बार आया है, पहले भी आया है, केवल 1 बार सफल हुए हैं जब मोरारजी देसाई जी ने पहले ही स्टेप डाउन कर दिया था। बाकी हर बार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी सरकार के लिए लाया जाता है वो फेल होता है। इस बार भी एक ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है जो ये करना चाहते हैं। पार्लियामेंट का जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये हार्ड एंड मनी है टैक्स पेयर का। कोई भी राजनीतिक दल हो, कभी भी हो, मुझे लगता है पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पे चर्चा करिए। आपको बहसबाजी करनी है, टीवी डिबेट्स पे करिए, आ जाइए ना, प्रवक्ताओं को हटा दीजिए, आप लोग आ जाइए, बड़े बड़े नेता लोग आ जाइए, करिए डिबेट। आप लोग तो कॉन्क्लेव भी रखते हैं, एक दूसरे के सामने बैठा देते हैं, पार्लियामेंट में तो चर्चा हो जाने दीजिए ना। ये लोग पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे, ये आंसरेबल है। काश रवि जी, एक बात फाइनली कहूंगी, मैं कहती हूँ, बार बार ये कहती हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक नियम है, सरकारी पैसे का अगर कोई नुकसान करेगा तो खामियाजा उससे लिया जाएगा। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी राजनीतिक दल का है, अगर वो पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है तो खर्चा जो डेली का हो रहा है उनकी जेब से लेना चाहिए। ठीक है अनिला जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सरकारी खर्चे का जो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपने जो बात उठाई है, क्योंकि मैं पूरा मौका देता हूं अपने प्रवक्ताओं जितने यहां आते हैं कि आप शुरू में बोल लें, लेकिन फिर आप हमारे सवाल ले लें। आपने कहा कि सरकारी खर्चे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पिछला सेशन आपको याद होगा, पिछले सेशन में बीजेपी क्या कर रही थी? पिछले सेशन में तो पहली बार हुआ कि सत्ता पक्ष देश की संसद नहीं चलने दे रहा है, और किस मुद्दे पर था? राहुल गांधी के बयान के मुद्दे पर था। तो काम तो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो भी यही कर रही है। रवि जी, मैंने तो बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने तो किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिया ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। एज एक जो जागरूक नागरिक, अवेकन सिटीजन की तरह, टैक्स आप भी भरते हैं, टैक्स मैं भी भरती हूँ, और इस देश की जनता चर्चा चाहती है पार्लियामेंट में, केवल खर्चा नहीं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? ओनली खर्चा, नो चर्चा। तो पब्लिक क्या चाहती? पब्लिक वांट्स चर्चा। आप हर विषय पे करिए, टर्म्स एंड कंडीशंस तो लागू मत करिए, बहस तो शुरू हो जाने दीजिए। विपक्ष में आप थे, आप भी यही करते थे।
आप भी यही करते, तो फॉर्मूला तो कांग्रेस वही अपना रही है जो आप कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जानती हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जानती हूँ। मैं उससे पहले क्या होता था मैं नहीं टीका टिप्पणी करूंगी। मैं नरेंद्र मोदी जी को जानती हूँ, वो निरंतर इस देश के लिए कार्य करते हैं, पार्लियामेंट को चलने देना चाहते हैं, वहां चर्चा चाहते हैं, क्योंकि जब हमारी क्लियर मेजोरिटी है तो हम तो चाहेंगे ना कि चर्चा हो। हम भी चाहते हैं मणिपुर पर चर्चा इसलिए हो, वही तो मैं कह सच्चाई रहा हूं, पता चले। जब आप विपक्ष में होते हैं तो यही फॉर्मूला, तो चाहे विपक्ष में कोई भी हो, सबने यही अपना लिया है कि मुद्दे मणिपुर के हो, देश की महंगाई का हो, लेकिन चर्चा नहीं होगी। जब हम विपक्ष पे होंगे तो संसद को हम एक प्रोटेस्ट का एक जगह बना देंगे। दूसरा पॉइंट आपने इकोनॉमी की बात की, ये आंकड़ा बिल्कुल ठीक है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर पे आ गई है, लेकिन हम नीचे से देखने की कोशिश करेंगे तब तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमने तरक्की की है, 3.2 ट्रिलियन के बराबर हम पहुंचे हैं। लेकिन ऊपर से हम देख लें अभी तो उसके मुकाबले, चीन के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले, चीन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके मुकाबले हम बहुत पीछे हैं। 19 ट्रिलियन चीन, 26 ट्रिलियन अमेरिका, उसके मुकाबले हम बहुत पीछे हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो उसके मुकाबले तो अभी हम बहुत पीछे हैं। अगर हमें अमेरिका की बराबरी करनी है, अपने पड़ोसी मुल्क चीन की बराबरी करनी है, इस हिसाब से तो हमें 30 साल लग जाएंगे। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए कोई पहली या दूसरी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे ऐसा कुछ दावा नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है। पर जब हम 2014 में सत्ता में आए थे तब हम किस पायदान पे थे? हम 9वें या 10वें पायदान पे थे। 9 वर्ष के अंदर अगर हम 5वें पायदान पे आ गए हैं तो हम तीसरे पायदान पे बिल्कुल आ सकते हैं आगे के 5 वर्षों में। तो ये तो जबकि बीच में कोरोना काल की वजह से आपको पता है कि 2 आंकड़े हम दिखाते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गए। इकोनॉमी की बात आती है तो 3 ट्रिलियन, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 1,72,000 भारत के हर व्यक्ति का इनकम जो है सामने आती है। लेकिन एक आंकड़ा ये भी तो है ना कि 85 करोड़ लोगों को आज भी हम फ्री अन्न दे रहे हैं। तो ये 2 आंकड़े अपने आप में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी बन गए और दूसरी तरफ अभी 85 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। मैं जवाब देती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। हाँ, आज हम पूरे विश्व की सबसे बड़ी आबादी जो है बने हुए, प्रैक्टिकली हम सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं। आपने कहा कि इतने गरीब लोग हैं, आपने कहा कि 80 करोड़ प्लस लोगों को अभी भी फ्री राशन जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है साहब, इसलिए जा रहा है क्योंकि वो कोरोना के समय पे बहुत हालात खराब हो गए थे इस देश के। हमारा जितना उत्तर प्रदेश की आबादी, तकरीबन उतनी आबादी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। ये वो राष्ट्र है। पर मैं आपको केवल ये कहना चाहती हूँ, अभी अगेन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फिगर्स आए हैं कि 135 मिलियन, 135 मिलियन लोग जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठे हैं। उत्तर प्रदेश उसमें अव्वल नंबर पे आया है। तो कोशिश जारी है ना। ठीक है, वही कह रहा हूं, आंकड़ों का खेल है। अब कौन सरकार कैसे पेश करती है, विपक्ष कैसे। राजीव, आप कुछ करेक्ट करना चाहें? राजीव। नहीं रवि, कल भी अनिला जी ने कहा था, आज भी अनिला जी ने कहा कि योगी सरकार ने वो जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके जुर्माना वसूलता है वो नियम संसद के सांसदों पर भी लगाया जाना चाहिए। तो पहली बात तो है कि CAA और NRC के प्रोटेस्ट में जो जुर्माना लगाया गया था योगी सरकार की तरफ से, उसको गैर कानूनी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड करने का आदेश भी दे दिया था। और उसके बाद से अब योगी सरकार इस तरह का जुर्माना नहीं लगा रही है पिछले कुछ वक्त से। हाँ, कानून से इतर उनका अभी एक बुलडोजर वाला काम चलता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड का आदेश। दूसरी बात, जो अर्थव्यवस्था और सारी चीज़, मुझे तो बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं है, लेकिन लोग जो अर्थशास्त्री हैं दुनिया भर में, वो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भारत को तेज़ी से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, प्रधानमंत्री या सरकार चाहे जो आ जाए। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि कुछ फैसले जो आर्थिक क्षेत्र में लिए गए, शायद वो न लिए गए होते तो भारत की आर्थिक प्रगति और आर्थिक रफ्तार इससे ज़्यादा तेज होती। और तीसरी बात है कि अगर देश इतना ही विकास और सारी चीज़ चल रहा है तो एक बार 80 करोड़ लोगों का राशन जो दिया जा रहा है और फ्रीबीज के तौर पर, उसको रोक करके अगर मोदी सरकार चुनाव के लिए जाए तो मुझे लगता है कि तब पता चले कि देश के लोग कितनी तेजी से अर्थव्यवस्था हिंदुत्व राष्ट्रवाद से प्रेरित है। वो 80 करोड़ का अनाज भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि वो हर
जगह के बिल्कुल, लिए है, बिल्कुल। उसके लिए है। किया हमने मैं कंपेयर एक किया, जगह की नहीं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल किया है, कंपेयर किया है।